सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरा नाम है लवकुश मिश्रा और मैं एसएसटी पढ़ाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के चैप्टर डेमोक्रेसी से संबंधित है। हमने पिछले वीडियो में ये चर्चा करी थी कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस क्या क्या हैं और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं। इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर बेस्ड होगा कि डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या क्या हैं और डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स क्या क्या हैं, मतलब डेमोक्रेसी के फायदे क्या क्या हैं और डेमोक्रेसी के नुकसान क्या क्या हैं। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। शुरुआत करते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी से, मतलब लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। मैंने स्लाइड पर पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं आर्ग्यूमेंट्स जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हैं। हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स को समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। अर्थात लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। जैसा कि आपने इंडियन डेमोक्रेसी में देखा है कि हमारे यहाँ हर 5 साल पर चुनाव होते हैं। अब जब हर 5 साल पर चुनाव होते हैं तो जो लोकतंत्र में जो शासक होते हैं, जो मतलब हमारे नेता होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो जब बार बार नेता बदलते हैं लोकतंत्र में तो इससे क्या होता है? इससे इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इससे अस्थिरता आ जाती है। इसको मान लीजिए आप अपने क्लासरूम के सिचुएशन में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास का कोई पर्टिकुलर मॉनिटर बनाया जाता है, वो बनाया जाता है पूरे के पूरे सेशन के लिए। लेकिन अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाए और मान लीजिए आपके क्लास में हर महीने या हर हफ्ते मॉनिटर चेंज होने लग जाए, तो इससे आपकी क्लास में अस्थिरता नहीं पैदा हो जाएगी। आप अपने मॉनिटर के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। कल आपके जो क्लासमेट है वो परसों मॉनिटर बन जाएगा और फिर परसों के बाद नरसों वो फिर से आपका क्लासमेट बन जाएगा। तो आप साल भर एक कंफ्यूजन सी सिचुएशन आपके सामने खड़ी हो जाएगी। ऐसा ही पूरे देश में हो जाता है। जब हम अपने लीडर को चुनते हैं तो उसको कुछ योजनाएं बनानी होती है हमारे लिए, और जब तक वो उन योजनाओं को कंप्लीट करने के स्थिति में आता है तब तक उसकी सरकार चेंज हो जाती है। मान लीजिए अगली बार वो लीडर बना ही नहीं, तो ये सिचुएशन जब आ जाती है तो वहां पर क्या आ जाती है? पूरे देश में इंस्टेबिलिटी आ जाती है। पॉइंट नंबर 2 है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज जो लगी हुई हैं लोकतंत्र में, उनका केवल एक ही उद्देश्य रहता है कि वो सत्ता को कैसे हासिल कर लें। मतलब सबका ध्यान केवल सत्ता को पाने में है, और जब सत्ता को पाने की लड़ाई चलती है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ही लड़ाई करने लग जाती हैं, और आपस में लड़ाई करते करते ये लोग अपने भाषा पर नियंत्रण ही खो देते हैं। मतलब कोई किसी के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं है, तो मोरालिटी तो बहुत दूर चली जाती है। नैतिकता की मतलब कोई जगह ही नहीं रह जाती। मतलब चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हथकंडा अपनाना पड़े अपना लेते हैं। और रैलियों में अक्सर आपने देखा होगा कि बोलते बोलते राजनेताओं की जुबान फिसल जाती है। वो एक दूसरे राजनेता को क्रिटिसाइज करते करते कुछ भी बोलने लग जाते हैं। कई कई जगह पर तो गालियों का प्रयोग होने लग जाता है। मतलब नैतिकता नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई भाषा पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। आप एक दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में इतना नीचे गिर जाते हैं कि कोई सिस्टम ही नहीं रह जाता है। पॉइंट नंबर 3, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में कंपैरिजन कर लीजिए। मान लीजिए जैसे राजतंत्र है, मान लीजिए मोनार्की है, तो वहां पर एक राजा होता है, उसने जो डिसीजन लिया वो उसने जनता पर इंप्लीमेंट कर दिया। थोड़ा बहुत मंत्रिपरिषद से बात करी, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने का हक किसके पास है? राजा जी के हाथ में है। अब राजा जी ने जो डिसीजन ले लिया वो जनता पर लग गया, फटाफट फैसला हो गया। लेकिन जब बात लोकतंत्र की आती है तो यहां पर इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि संसद में इतनी ज्यादा चर्चा होती है कभी कभी विधेयक को लेकर के, बिल्स को लेकर के, कि उसमें सालों साल लग जाता है।
डिसीजन आने में। तो इससे क्या हो जाता है, इससे फैसले में देरी हो जाती है और जनता के लिए जो सुविधा वाली योजनाएं हैं उनको इंप्लीमेंट करने में ही बहुत देर हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर समय तो डिस्कशन और बहस में ही चला जाता है। कभी कभार लोकसभा में आपने देखा होगा हंगामा हो जाता है किसी किसी बिल को लेकर के, लोग कुर्सियां लेकर के एक दूसरे के ऊपर फेंकने लग जाते हैं, लोग लोकसभा के स्पीकर का माइक तोड़ने लग जाते हैं। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती रहती हैं और एकदम जो है अराजकता का माहौल बन जाता है लोकसभा में। तो वहां पर बहुत ज्यादा बहसें होती हैं। तो इसमें बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है उसमें जो है जो डिसीजन लेने की जो स्थिति होती है उसमें बेसिकली बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। कई बार फैसले आने में वर्षों लग जाते हैं और कई बार फैसले आते ही नहीं है, बिल ही फंसा रहता है। जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल का एग्जाम्पल ले लीजिए आप, वो आज तक फंसा हुआ है। पॉइंट नंबर 4, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में हमने नेता को तो चुन लिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस नेता को हमने चुना है उसको लोगों के हितों का भी पता ही हो। और अगर उसको लोगों के हितों की चिंता नहीं है, उसको केवल अपने हितों के बारे में पता है, तो इसके चलते वो खराब फैसले लेगा। और जब वो खराब फैसले लेगा तो उसके बाद जनता उसका विरोध करेगी, जगह जगह प्रोटेस्ट होंगे और देश में माहौल खराब होगा। 5वां पॉइंट, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। आपने देखा होगा जब चुनाव आता है तो जगह जगह पर रैलियां होती हैं, भव्य भव्य पंडाल लगते हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं, खूब सारे लोग आते हैं, खूब सारे लोगों को संबोधित किया जाता है। अब इन सब जो प्रक्रियाएं हैं, जो आप रैली निकालते हैं, जो आप रोड शो निकालते हैं, इन सब चीज़ों में लगता है खूब सारा पैसा। और जब खूब सारा पैसा लगता है तो ये प्रक्रिया बन जाती है खर्चीली। अब ये प्रक्रिया जो इतनी ज़्यादा खर्चीली है, इससे जो है लोगों में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। अब लोग पैसे को लेने के लिए गलत गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं और इसी से हो जाते हैं भ्रष्टाचार घोटाले। कभी कभी जो है वो पार्टियां जो सत्ता में आ जाती हैं वो भी बड़े बड़े घोटाले कर देती हैं। तो इससे क्या हो जाता है, बेसिकली इससे चुनाव जो इतना ज़्यादा खर्चीला हो जाता है, इससे जो है लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट है हमारा, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। देखिए भाई, हम आप पढ़े लिखे हैं, हम आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, हम लोग जानते हैं डेमोक्रेसी का मतलब। लेकिन जो गांव देहात में आदमी बैठा हुआ है, जिसको पता ही नहीं है लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, वो बेचारा अपने लिए सही और गलत में क्या फर्क कर पाएगा। तो जब वो अपने लिए सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पाएगा तो वह किसी चीज का सही फैसला नहीं कर पाएगा भाई। उसको जब सही गलत में फर्क ही नहीं पता है तो वो अपने लिए सही फैसला कैसे कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में तो हमने सबको वोटिंग का अधिकार दिया हुआ है। अब सबको जब वोटिंग का अधिकार है तो सब लोग शासक को चुन सकते हैं। लेकिन जब उनको सही और गलत में फर्क ही नहीं पता है, अपने मुद्दे पता ही नहीं है, लोकतंत्र का अर्थ ही नहीं पता है, तो बेचारे वो सही फैसला कहाँ से ले पाएंगे। तो जिन लोगों को सही और गलत में फर्क ही नहीं पता है वो बेचारे अपने लिए अच्छा फैसला नहीं कर पाते हैं। और कभी कभार वो जनता ऐसी हो जाती है कि राजनेताओं के भड़काने पर वो उनके हिसाब से फैसले ले लेती है, क्योंकि उनको पता तो है नहीं, वो तो अज्ञानी है बेचारे। अब उनको जैसे ढाल दिया गया वैसे वो ढल जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको लोकतंत्र के खिलाफ जितने भी मैंने तर्क बताए हैं, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स बताए हैं मैंने अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की तरफ। अब मतलब देखो, बुराई तो बहुत कर ली भाई डेमोक्रेसी की, अब थोड़ी सी डेमोक्रेसी की बड़ाई भी कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अब इस पॉइंट को समझिए कि देखिए भाई, लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर होती है। लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दे।
भाई जिसको हमने लीडर बनाया है उसको आम जनता की ज़रूरतों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो आम जनता की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देगा तो अगले इलेक्शन में लोग उसको हरवा देंगे, जीतने ही नहीं देंगे। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है वो अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप हो जाती है। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। उनको जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ती है, क्योंकि जनता ने ही तो उनको बनाया है ना। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, अब्राहम लिंकन जी ने बोला था। भाई जनता ने आपको चुना है, किस लिए चुना है? ताकि आप जनता की समस्याओं को सुने। आपको आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान देना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इस पॉइंट को समझिए। देखिए, लोकतंत्र का आधार क्या होता है? व्यापक चर्चा और बहसें, है ना। अब देखो भाई, लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, तो चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे क्या हो जाता है? इससे गलत फैसले लेने की संभावना जो है वो घट जाती है। देखिए, लोकतंत्र में हम लोग खूब सारी बैठक करते हैं, बहस करते हैं, चर्चाएं करते हैं। अब जब खूब सारी बहस और चर्चा होती है तो उससे कोई भी निर्णय लेना होता है तो उसके अच्छे और बुरे पॉइंट निकल के आते हैं। तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि डिसीजन वास्तव में अच्छा है भी कि केवल राजनेताओं को ही लग रहा है। तो अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि ये डिसीजन अच्छा है, लेकिन अगर वो बहस में पाया जाता है कि वो सही नहीं है, तो उस डिसीजन को वापस ले लिया जाता है और वो डिसीजन जो होता है वो पास ही नहीं हो पाता। तो इसमें जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है इसमें, वो जो है बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि काफ़ी फिल्टर हो जाता है ना। मतलब जब डिस्कशन होता है तो उसमें गलतियां काफ़ी कम हो जाती हैं, गलतियों को हटा दिया जाता है, उसमें इंप्रूवमेंट कर दिया जाता है डिसीजन में। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आता है वो बहुत अच्छा आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। इस पॉइंट को समझिए। आपको पता है कि आपके देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग मजहब के, अलग अलग ड्रेस पहनने वाले, अलग अलग कल्चर वाले खूब सारे लोग रहते हैं। ये सब लोग क्या करते हैं? ये सब लोग आपके देश में खूब सारी डाइवर्सिटी को उत्पन्न करते हैं। अब उनकी धार्मिक मान्यताएं भी अलग अलग हैं, जातियां भी अलग अलग हैं, उनकी सोच भी अलग अलग है, उनके विचार भी अलग अलग हैं, उनकी पसंद भी अलग अलग है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी हो जाता है। अब इस टकरावों को कैसे सुलझाया जाए? अगर इस मुद्दे को हम ताकत के बल पे सुलझा दें तो भाई जिसके पास ज़्यादा ताकत है वो जीत जाएगा और जिसके पास कम ताकत है वो हार जाएगा। इससे क्या होगा? इससे समाज में नाराजगी और असंतोष पैदा हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते हैं। इससे क्या होगा? देश में अलगाव हो जाएगा, टकराव हो जाएगा, देश का अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में विभाजन भी हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र जो है वो इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। देखिए भाई, लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित नहीं होता। इस पॉइंट को समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र में जैसे मान लीजिए कि 3 पार्टियां हमारे सामने हैं। अब मैंने एक पार्टी को वोट दिया और जिसको मैंने वोट दिया वो पार्टी हार गई, जीती नहीं, और बाकी लोगों ने जिसको वोट दिया वो लोग जीत गए। तो क्या मैं पराजित हो गया लोकतंत्र में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे आज हमारी पार्टी हारी है ना, मान लो कल फिर इलेक्शन होगा, हम जीत जाएंगे। और दूसरी बात ये भी आ जाती है कि मान लो हार भी गई पार्टी हमारी तो विपक्ष में बैठेगी, सरकार के कामों को क्रिटिसाइज करेगी। तो लोकतंत्र में कोई भी पूरी तरीके से हारता नहीं है और कोई भी पूरी तरीके से जीतता नहीं है। जीत किसकी होती है? लोकतंत्र की जीत होती है, सबकी जीत होती है। तो भारत की तरह के विविधता वाले देश में लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो लोगों को एकजुट रख सकता है। पॉइंट नंबर 4 क्या है? डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। कि लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है
वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। आप डिक्टेटरशिप में देख लीजिए, आप मोनार्की में देख लीजिए, नागरिकों की जो स्थिति डिक्टेटरशिप मोनार्की में है और सैनिक शासन में है, उससे अच्छी स्थिति होती है किसमें? डेमोक्रेसी में होती है भाई। यहां पर किसकी बात होती है? लोकतंत्र में राजनीतिक समानता की बात होती है। लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र बात करता है पॉलिटिकल इक्वलिटी की। लोकतंत्र सबको बोलता है कि भाई सब लोग इक्वल हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप अमीर हो, सभी लोगों को एक ही दर्जा है, सबका एक ही वोट है। मैंने बताया था ना आपको जब मैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा रहा था कि सबके वोट का एक ही काउंट है और सबके वोट की एक ही वैल्यू है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो। कोई मतलब नहीं रखता इन सब बातों से। इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रखता। सबका वोट एक ही काउंट होगा और सबको वोट देने का अधिकार है। पॉलिटिकल इक्वलिटी है, सब लोग वोट दीजिए, सब लोग शासक को चुनिए। लोकतंत्र में लोग जो होते हैं वो किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। और अगर लोकतंत्र में लोग गलतियां करते भी हैं तब भी वे खुद ही इसके लिए जवाबदेह होते हैं। मतलब आपने गलती कर दी तो आप खुद ही जवाबदेह होंगे इसके लिए, और कोई दूसरा नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। समझिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव तो चुन लिए, अब अगर रिप्रेजेंटेटिव से कोई गलती हो भी जाती है तो वो बहुत देर तक लोकतंत्र में छुपी नहीं रह सकती है। और जब उनकी गलतियां जनता को पता चलती है तो जनता के पास यह हक है कि वो जाकर के प्रोटेस्ट करे शांतिपूर्ण तरीके से। और जब जनता प्रोटेस्ट करती है तो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे नेताजी हैं, उनको हमारी बातों को सुनना पड़ता है और अपने फैसले को बदलना पड़ता है। या तो शासक समूह अपना फैसला बदले और या शासक समूह को ही बदला जा सकता है ना भाई। या तो आप अपने गलत फैसले को बदल दीजिए और या तो अगले चुनाव में हम आपको ही बदल देंगे। हमारे पास तो अधिकार है ना लोकतंत्र में भाई, वोट तो हम ही करते हैं, तो हम आपको बदल देंगे अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो। इसीलिए जो लीडर्स होते हैं उन पर यह हमेशा प्रेशर रहता है कि उनको जनता की बात सुननी पड़ेगी। अगर जनता बोलती है कि भाई आपने डिसीजन गलत ले लिया है तो आपको बदलना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम इस पूरी चर्चा को एक कंक्लूजन देते हैं, मतलब कंक्लूड करते हैं इस पूरी बातों को। तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस डिस्कशन में जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। आज हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी की जयंती है। उनकी जयंती पर पूरा का पूरा देश उनको नमन करता है और मैं भी उनको हृदय से नमन करता हूँ। उनकी जयंती पर उनको शत शत नमन। भारत के वीर सपूत भगत सिंह जी, ये देश आपकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा और हमेशा हम लोग की नज़रों में आपका सम्मान रहेगा और आपके शब्द इनकलाब जिंदाबाद हमेशा हम लोगों को प्रेरित करते रहेंगे और आपके संघर्ष और आपके त्याग को ये देश कभी भूल नहीं पाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस पूरे के पूरे डिस्कशन की पीपीटी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।